होगी कि हमने चीजों पे बात कर ली होगी अर्थशास्त्र की परिभाषा को लेकर कि आखिर अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है। मैंने आपको बताया, बताने का मतलब यह है कि हमने विभिन्न विद्वानों के दृष्टिकोण से पढ़ा। जैसा कि मैंने बताया कि भैया एडम स्मिथ के संदर्भ में हमने बात कर ली है, एडम स्मिथ साहब ने क्या कहा है। फिर हमने देखा है प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा, और प्रोफेसर मार्शल के बाद आपको पता है कि रॉबिन्स साहब ने क्या कहा है। इस पे हमारी बात हो चुकी थी। फिर हमने एक कहा था कि आप याद रखना है, जिनका नाम है जे के मेहता साहब। तो जे के मेहता के भी नाम आपको याद रखना है। बाकी ये अगर आप जितने भी लोगों को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द आपकी परिभाषा आपको घूमती हुई नजर आने वाली है। तो हमने कहा कि अर्थशास्त्र की विभिन्न परिभाषाओं को विभिन्न कैटेगरीज में क्या किया जा सकता है। जितनी भी परिभाषाएं दी गई हैं 3 हिस्सों में हम डिवाइड करके देख सकते थे। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि नमस्कार शालू जी। तो हमने ये बात भी आपको बताई है कि आखिर अर्थशास्त्र क्या होता है। मैंने आपको बता दिया है कि सारी चीजें मैंने कल आपको नोट भी करवाया था, डिक्टेट किया था कि आर्थिक गतिविधियों का जो संबंध है मनुष्य से मनुष्य मानव सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने आपको ये बात बता रखी थी। अब साथियों यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि पैर छू के प्रणाम करती हूँ। चलिए, अच्छी बात है, खुश रहिए रिमी जी। आप हमने 2 चीजें देख ली थी। इसके बाद हमें साथियों ये समझना है कि जैसे मैंने आपको वहां पे बताया होगा, हमने यहाँ तक सारी चीजें हमने देख ली हैं ऑलरेडी। हम देख रहे हैं कि उसमें मैंने बात बताया होगा कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम वस्तु और सेवाओं का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि वस्तु और सेवा आप क्या कर सकते हैं, टॉपिक बना सकते हैं। वस्तु और सेवा, गुड्स एंड सर्विसेज जिसको कहा जाता है, वस्तु और सेवा की बात करते हैं, है ना। इसको हम कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? सर्विसेज कहा जाता है। और चूंकि वस्तु और सेवाओं का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। अच्छा, ठीक है ना, अब बढ़िया हूँ रिमी जी। तो इन वस्तु और सेवाओं को अर्थशास्त्र में अगर एक साथ जब हम यूज करते हैं या जब हम लिखें या कहीं पे आपको ये दिखा हो जिसको हम कहते हैं कोमोडिटी कहा गया हो, कोमोडिटी लिखा गया हो, तो कोमोडिटी का मतलब है कि जैसे ही अगर कोमोडिटी कहा जाए तो इसमें गुड्स भी शामिल है, वस्तु भी शामिल है और सर्विसेज भी शामिल है। ये बात आपको ऑलरेडी समझ लेनी है, ठीक है। तो हमें बात समझनी है कि चूंकि हमने बताया कि अर्थशास्त्र में वस्तु और सेवाओं का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो सबसे पहले हम इन्हीं चीजों पे बात करेंगे। अभी भी हम परिचय की तरफ ही हैं, है ना। तो हमें समझना है कि आखिर वस्तु और सेवाएं क्या हैं, ठीक है ना। ये बात हमें समझनी है, ठीक है। कोई बात तो नहीं है यहाँ तक? अच्छा, ये बताइए, सबसे पहले मैं आपको पूछता हूँ, आप ही में से पूछूंगा, ध्यान से समझिएगा कि आखिर वस्तु क्या होती है। वस्तु क्या है, आपको ये बताना है। वस्तु क्या होती है ये कमेंट करके बताइए, सिंपल सी। ठीक है सर, सिर्फ आपकी क्लास के लिए सर मैंने फिर से यह कोर्स लिया है। अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। अब ठीक है, मुझसे पहले भी आपने पढ़ा है नीना जी, आपने जो भी जहां से हैं आपने पढ़ाई की है। एक बार जरूर कमेंट करके बताइए, बताना है। जब तक आप देखिए, बातचीत के माध्यम से हम इकोनॉमी समझते हैं, तो आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट करिए कि आखिर वस्तु क्या है, आप वस्तु के विषय में क्या जानते हैं, है ना। वस्तु किसे कहते हैं, तो कमेंट करना है। तो हमें ये समझना है कि वस्तु जो है, ऐसा नहीं है कि अर्थशास्त्र में वस्तु की कोई परिभाषा अलग होती है। जैसा कि आपने साइंस में पढ़ा होगा कि कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसा संदर्भ जो स्थान घेरता हो, जिसे हम देख पाते हैं, जिसमें कुछ वजन होता है, वो सारी चीजें क्या है, वस्तु है। तो वस्तु क्या है अगर मैं आपको बताऊं, तो वस्तु का संदर्भ ये होता है। वस्तु के संदर्भ की बात करेंगे तो वस्तु से यहाँ से उन संदर्भों से है। संदर्भ का मतलब अर्थ हम समझ सकते हैं, उन संदर्भों से होता है। संदर्भ से है ना, जो क्या होती है, दृश्यगत होती है। जो क्या हो, दृश्यगत हो। ध्यान से लिखते चलिएगा। दृश्यगत का मतलब होता है, इसको हम कहते हैं टेंजिबल आइटम्स कहते हैं या टेंजिबल कहते हैं। दृश्यगत या दृश्यगत भी कह सकते हैं, जिसको कहा जाता है गोचर। कई बार आप देखेंगे यूपीएससी वगैरह में या कई जगह गोचर जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कहते हैं ना, ठीक है, अच्छी बात है। टेंजिबल संदर्भ में हमने बात की, गोचर होता है जिसे हम, दृश्यगत होने का मतलब ही है कि जिसको आप क्या कर सकते हैं भैया, देख सकते हैं,
देख सकते हैं। जब चीजों को आप देख सकते हैं, है ना, सिंपल सी बात है, तो उसकी एक विशेषता आपको मिलेगी कि उसका कुछ आकार होगा, यानी कि हम बात करेंगे उसकी कुछ साइज होगी, और आकार होगा तो निश्चित तौर में उसमें क्या होगा, कुछ वजन होगा, है ना, वजन होगा, है ना, वजन की बात करेंगे, भार होगा उसमें, वेट होगा, है ना, वेट होगा उसमें, ठीक है। वेट की हम बात करेंगे, होगा या नहीं होगा, आप कमेंट करके बताइए कि होगा या नहीं होगा, कमेंट करिए जल्दी से। जब वस्तु की बात करते हैं तो उसमें वजन आपको दिखती है या नहीं दिखती है, बताइए भाई, कमेंट कर लीजिए, थोड़ा सा कमेंट करिए, थोड़ा सा होता है ना जी वजन। ठीक है, हाँ, हमारी नीड होती है, ठीक है, अच्छी बात है नीना, अच्छी बात है। तो हमने कहा कि इसमें वजन होता है, लेकिन अर्थशास्त्र में जब हम देखते हैं तो ये तो चीज ठीक है, ये गोचर होता है, इसमें वजन होता है, लेकिन अर्थशास्त्र में इसकी एक और विशेषता हमें जोड़नी होगी, और वो विशेषता होती है कि जिसकी कोई मौद्रिक कीमत होगी। क्या होगी? मौद्रिक कीमत हो। मौद्रिक कीमत का मतलब है जिसको हम कहते हैं मॉनेटरी वैल्यू कहा जाता है। क्या कहते हैं हम? मॉनेटरी वैल्यू कहा जाता है ना, मॉनेटरी वैल्यू कहते हैं। आप मुझे मेरी राइटिंग आप देख पा रहे हैं? कमेंट करके बताइए। ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा छोटा आपको दिख रहा है, ऐसी बात नहीं है ना जी, है ना। मौद्रिक कीमत, तो मौद्रिक कीमत कहने का मतलब है जिसकी कुछ ना कुछ कीमत होती है, पैसे पैसे में जिसकी कुछ कीमत हो, है ना, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम वस्तु कहेंगे अर्थशास्त्र में। जैसे मान लीजिए कि यही पेन है, इस पेन की बात करेंगे, आप इसे देख पाते हैं, छू पाते हैं, इसमें वजन है, और जब आप खरीदने गए होंगे तो कुछ पैसा आप या मैंने दिया होगा, तो इसमें क्या होती है, मौद्रिक कीमत होती है। वस्तु का मतलब क्या, मैंने बात कर ली है कि वस्तु का मतलब होता है ये सारी चीजें होती हैं। सवाल ये है कि आखिर अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का उत्पादन क्यों किया जाता है? तो इससे हम क्या करते हैं, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन किया जाता है, के लिए वस्तुओं का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। वस्तु आवश्यक है, इसी वजह से हम क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, ठीक है ना, इसी वजह से, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि अगर इसकी जरूरत नहीं होती, अगर वस्तुओं की जरूरत नहीं होती, तो हम उत्पादन क्यों करते, क्यों बनाते? सिंपल सी बात है, मैं कहूंगा कि अगर ये बोतल में यहाँ पे रखा हुआ है, इस बोतल का कुछ ना कुछ तो हमारे लिए यूज है ना जी, तब तो हम क्या कर रहे हैं, इसका कंपनी क्या कर रही है, इसको बना रही है। जैसे पहला यूज इसमें पानी रखा गया है, आप देख रहे हैं। दूसरा यूज है कि जैसे क्लास है, तो क्लास के दौरान प्यास लगेगी, तो हम इससे पानी भी क्या कर सकते हैं, पी सकते हैं। और इसी वजह से दोस्तों अकेडमी ने ये बोतल भी खरीदा है, ऐसी बात नहीं है, इसी वजह से खरीदा होगा ना जी। अगर इसकी जरूरत नहीं होती तो कंपनी बनाती नहीं, और कंपनी नहीं बनाएगी, क्यों बनाएगी? सिंपल सी बात, हम खरीदेंगे क्यों? तो हमने कहा कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपने लिख लिया है, और वस्तु क्या है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, डिक्टेट कर रहा हूं, लिख लीजिएगा, डिक्टेटेड इन क्लास। मैं लिख रहा हूं डिक्टेटेड इन क्लास। वस्तु क्या है, तो लिखें, सबसे पहले हम वस्तु की बात कर रहे हैं, लिखिएगा वस्तु क्या है। जो चीज मैंने बोला है वही मैं आपको नोट करवा देता हूं, वैसे आप लिख सकते हैं, लिखिएगा जरूर, है ना, लिखिए। लिखिएगा, मैं हट जा रहा हूं, लिखेंगे वस्तुओं से आशय, वस्तुओं से आशय, वस्तुओं से आशय, वस्तुओं से आशय उन संदर्भों से होता है। संदर्भ मतलब अर्थ। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ
इन्वेंशन, ठीक है शालू मिश्रा, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, तो लिखेंगे वस्तुओं से आशय उन संदर्भों से होता है, उन संदर्भों से होता है जो दृश्यगत होती हैं, जो दृश्यगत होती हैं, और दृश्यगत का मतलब मैंने आपको बता रखा है, जो दृश्यगत होती हैं और जिनकी मौद्रिक कीमत होती है, और जिनकी मौद्रिक कीमत होती है, जो दृश्यगत होती हैं और जिनकी मौद्रिक कीमत होती है, तथा जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती हैं, तथा जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती हैं, तथा जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती हैं, उसे वस्तु कहते हैं या उसे वस्तु कहा जाता है। सिंपल सी बात मैंने आपको बता दी है। साइंस के दृष्टिकोण से भी जो परिभाषा आप देखेंगे वो भी सही है, लेकिन थोड़ी सी हम बात इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इसका थोड़ा सा इकोनॉमिक का रेफरेंस जाना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मौद्रिक कीमत हो और ये सारी चीजें, ठीक है, क्योंकि तभी हम वस्तुओं का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना जी यहाँ तक किसी व्यक्ति को। चलिए, किरण झा है, वेयर आर यू फ्रॉम किरण, आप कहाँ से हैं? कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हमने बात कर ली है। अब दूसरी चीज हम देखेंगे, हमें समझना है कि यहां से इससे काम नहीं चलेगा, हमें समझना है कि वस्तु के प्रकार की हमें बात करनी है। वस्तु के प्रकार, जिसको हम कहते हैं काइंड्स ऑफ गुड्स। अर्थव्यवस्था में वस्तु के कई प्रकार हो सकते हैं। जैसे साइंस में हम देखते हैं तो साइंस में वस्तुओं के दो प्रकार होते हैं, जैसे सजीव और निर्जीव। आप पढ़ते होंगे, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स की बात करेंगे। लेकिन जब हम इकोनॉमी के रेफरेंस से पढ़ते हैं या इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो देयर आर मेनी थिंग्स इन इकोनॉमी, बहुत सारी वस्तुएं पाई जाती हैं, उसी की बात हम करने वाले हैं। तो वस्तु के प्रकार को हमें समझना है, काइंड्स ऑफ गुड्स की हम बात कर रहे हैं। देखिएगा, काइंड्स ऑफ गुड्स की जब हम बात करते हैं, है ना, काइंड्स ऑफ गुड्स की जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो वस्तु के जो प्रकार हैं उसको हम कई आधारों पे बांट सकते हैं। एक तो पहला हम देखेंगे, वो हम देख सकते हैं उपभोग के आधार पर, और ऐसा नहीं है, ये बात आपको जाननी है ना, उपभोग के आधार पर। दूसरा हम देख सकते हैं भैया, एक हम समझेंगे नियंत्रण के आधार पर, और एक जो हो सकता है उसको हम कह सकते हैं मांग के नियम के आधार पर। ठीक है, तो वस्तुओं के कई प्रकार हो सकते हैं। तो सारी चीजों को हमें क्या करना है, समझना है, ठीक है ना। तो उपभोग के आधार पर हमें समझना है कि वस्तुओं के प्रकार कितने हो सकते हैं। तो पहला हम देखेंगे जिसको हम कहते हैं उपभोग के आधार पर। उपभोग के आधार पर हम देख रहे हैं, इसको हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन, ठीक है, उपभोग के आधार पर। आपको पता है कि देश में या कहीं भी, आपके घर में ही बात करें, पूरे देश में आप देखते हो कि तरह तरह की वस्तुएं बनाई जाती हैं। सारी वस्तुओं का हम क्या करते हैं, उपभोग ही तो करते हैं। उपभोग का मतलब है, सामान्य से हम देखेंगे, प्रयोग करना। जैसे मैं इस पेन का उपभोग कर रहा हूं, उपभोग का मतलब केवल खाना नहीं होता है कि जब तक मुंह में नहीं जाएगा तब तक उपभोग नहीं कहलाएगा। उपभोग का मतलब होता है प्रयोग करना, ठीक है, प्रयोग करना। और हम क्यों प्रयोग करते हैं समझिएगा, सिंपल सी बात है, ध्यान से समझिए, मैं आपको समझा रहा हूं। हमने कहा उपभोग, ध्यान से समझिएगा, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। उपभोग का मतलब होता है
हम इकोनॉमिक्स में समझते हैं वस्तु और सेवाओं का प्रयोग। इसका मतलब क्या होता है? प्रयोग होता है। हमने कहा कि वस्तु और सेवाओं का क्या किया जाता है? वस्तु एवं हम बात करेंगे सेवाओं का क्या किया जाता है? उपभोग किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, उपभोग किया जाता है। वस्तु और सेवा की बात करेंगे। तो आखिर हम वस्तु और सेवा का उपभोग क्यों करते हैं, प्रयोग क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? मैंने कहा कि मान लीजिए कि एक वस्तु है, जैसे मैंने कहा कि सिंपल सी बात करेंगे कि आप गए और किसी भी दुकान से, पिज्जा की स्पेलिंग ठीक है ना जी, PIZZA, पिज्जा ही होता है शायद, मैंने कभी देखा नहीं है। पिज्जा, पिज्जा जो भी है, पिज्जा होगी। आप एक दुकान पे गए और दुकान से आपने क्या किया? पिज्जा खरीदा, पिज्जा खरीदा और पिज्जा का आपने प्रयोग किया, यानी कि आपने उपभोग किया। तो आप पिज्जा क्यों खरीदते हैं? सिंपल सी बात है, पिज्जा क्यों खरीदते हैं? पिज्जा क्यों खरीदते हैं? तो पिज्जा का मतलब है आप इस वजह से पिज्जा खरीदते हैं क्योंकि मान लीजिए कि आपके पास क्या है? खाने की इच्छा है। खाने की इच्छा यानी कि यू हैव अ डिजायर ऑफ टू इट एनीथिंग, है ना? किसी भी चीज को खाने की आपकी इच्छा है, या हम कह सकते हैं कि आपको भूख लगी है। एग्जाम्पल में दे रहा हूं। तो आप पिज्जा इस वजह से खरीदते हैं कि आप पिज्जा खाइएगा तो आपकी ये भूख वाली जो इच्छा है वो क्या हो जाएगी? भूख की इच्छा क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी, शांत हो जाएगी। भूख की इच्छा क्या होगी? शांत होगी। और भूख की इच्छा शांत हो जाएगी तो आपको क्या मिलेगा भैया? आपको मिलेगी संतुष्टि मिलेगी। क्या मिलेगी? संतुष्टि। क्या मिलती है? संतुष्टि। संतुष्टि का मतलब है जिसको हम कहते हैं सेटिस्फैक्शन कहते हैं। सेटिस्फैक्शन कहा जाता है। आपको क्या मिलती है? संतुष्टि मिलती है फॉर ईटिंग। ओके, इसी वजह से आप करते हैं ना जी, हंगर एंड टेस्ट एंड चॉइस जो भी है, अच्छी बात है। मैंने एक एग्जांपल दिया। तो टेस्ट के लिए भी कि आपको कुछ अच्छी चीज खानी है, टेस्ट लेनी है, तो आपको वो टेस्ट चाहिए और खाने के बाद वो टेस्ट मिल जाता है तो आपको क्या मिलता है? सेटिस्फैक्शन ही तो मिलता है। सेटिस्फैक्शन ही तो मिलता है। क्या मिलता है भैया? सेटिस्फैक्शन ही मिलता है। क्या मिलेगा? सेटिस्फैक्शन ही मिलता है ना जी, जिसको क्या बोलते हैं? संतुष्टि बोलते हैं। सेटिस्फैक्शन की बात करेंगे। इसी वजह से आपको क्या मिलता है? सुपौल से हूं, कोई बात नहीं। क्या मिलेगा इसको भैया? सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो सिंपल सी बात है कि हम उपभोग किस वजह से करते हैं किसी भी चीज का? तो ये आपकी आवश्यकता की पूर्ति करता है। आवश्यकता है क्या? आपकी इच्छा, भूख, टेस्ट जो भी है आपकी। तो मैंने कहा ये किया जाता है सेटिस्फैक्शन के लिए, संतुष्टि के लिए। याद रहेगा, संतुष्टि के लिए। तो उपभोग के आधार पर हम वस्तुओं को क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं। तो उपभोग क्या है? संतुष्टि के लिए हम वस्तु और सेवाओं का क्या करते हैं? ठीक है, हम इसका यूज करते हैं। तो हम यहां से देखेंगे वस्तुएं दो प्रकार की हो सकती हैं, ध्यान से समझिएगा। एक को हम कह सकते हैं जिसको कहते हैं मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यवर्ती वस्तु कहा जाता है, जिसको हम यूज करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स, ध्यान से समझिए, फिर मैं नोट करवा दूंगा। इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, ठीक है ना? मध्यवर्ती वस्तु। और एक वस्तु होती है जिसको कहते हैं अंतिम वस्तु। क्या कहते हैं भैया? अंतिम वस्तु कहते हैं। और इसको हम यूज करते हैं, या इसी के लिए शब्द यूज किया जाता है फाइनल गुड्स, जैसे शब्दों का यूज किया जाता है। फाइनल गुड्स हम यूज करते हैं। और या इसी को हम फिनिश्ड गुड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? फिनिश्ड गुड्स कहा जाता है। याद रहेगा, फिनिश्ड गुड्स कहेंगे। और ये जो अंतिम वस्तुएं होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। ध्यान से समझेंगे। एक को हम कहते हैं कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। इसी के लिए हिंदी शब्द यूज किया जाता है उपभोक्ता वस्तु। ध्यान से समझेंगे, क्या यूज करते हैं हम? उपभोक्ता वस्तु, ठीक है। और एक जो होती है उसको हम कहते हैं पूंजीगत वस्तु कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, पूंजीगत वस्तु, या इसी के लिए शब्द हम यूज करते हैं उत्पादक वस्तु। मैं लिख रहा हूं उत्पादक वस्तु। और इसके लिए जो शब्द यूज किया जाता है उसको हम यूज करते हैं कैपिटल गुड्स। और इसी के लिए शब्द हम यूज करते हैं कैपिटल गुड्स के बाद इसी के लिए हम शब्द यूज करते हैं प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है।
ठीक है, तो ये दो चीजें होती हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो उपभोक्ता वस्तु जो है इसके दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? दो। एक को हम कहते हैं टिकाऊ वस्तु। क्या कहते हैं? टिकाऊ, या इसी को कहा जाता है अस्थाई वस्तु। ध्यान से समझिए, अस्थाई। और इसको हम कहते हैं ड्यूरेबल। यहाँ पे लिखेंगे, मैं सी लिख दिया, मतलब हो गया कंज्यूमर। आप समझ जाइएगा, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स ही है ये ना, उपभोक्ता वस्तु के कंज्यूमर गुड्स कहेंगे। और एक को कहा जाता है गैर टिकाऊ, या इसी को हम कहते हैं अस्थाई वस्तु। क्या कहते हैं? अस्थाई वस्तु। और इसको हम कहते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहेंगे, या नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, यानी कि इन सारी चीजों के विषय में हमें क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, आपकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अब देखते हैं एक चीज को पहले समझ लीजिए, उसके बाद सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि एक किसान है, ध्यान से समझिएगा, एक किसान की बात करते हैं, फार्मर है। उसने क्या किया? मान लीजिए कि उसने कपास उपजाया। कपास की बात करेंगे, जिसको कहा जाता है कॉटन कहते हैं। और इस कपास से क्या बना भैया? धागा बना। ध्यान से समझिए, क्या बना? धागा। इस धागा से बना कपड़ा बना। ध्यान से, कॉटन के किसान की बात करते हैं, फार्मर है। उसने क्या किया? मान लीजिए कि उसने कपास उपजाया। कपास की बात करेंगे, जिसको कहा जाता है कॉटन कहते हैं। और इस कपास से क्या बना भैया? धागा बना। ध्यान से समझिए, क्या बना? धागा। इस धागा से बना कपड़ा बना। ध्यान से समझिएगा। और इस कपड़ा से मान लीजिए कि आपकी जींस बनी। क्या बनी? जींस। या हम कह सकते हैं आपकी शर्ट बनी। हम कह सकते हैं कोई भी आपकी चीज, जैसे मान लीजिए साड़ियां बनी, कुछ भी ऐसी चीजें। मैं जो ब्लेजर पहन रखा है उसी की बात कर लेते हैं। ये सारी की सारी चीजें क्या हुई? बनी है। ठीक है, चलिए राइटिंग छोटी है तो थोड़ा, राइटिंग छोटी नहीं, मैंने कहा कि आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, उससे साफ साफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हमने कहा कि कपास, धागा, कपड़ा और जींस। तो ये वाली जो वस्तु आपको दिख रही है, कपड़ा, जींस या साड़ियां जो भी हम यूज करते हैं, ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये एग्जाम्पल हो गया अंतिम वस्तु का। क्या हो गया? ये एग्जाम्पल हो गया, ये अंतिम वस्तु का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, यानी कि वैसी वस्तु हमें समझना है, वैसी वस्तु जो बनकर उपभोग के लिए बाजार में उपलब्ध हो। बाजार में क्या होती है? उपलब्ध होती है। उपलब्ध होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अंतिम वस्तु। यानी कि ये बन गया है और बनने के बाद ये बाजार में उपभोग के लिए तैयार है। आपको जाना है बाजार, शर्ट खरीद लेना है और इसका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? आप उसका क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। मैंने कहा कि भाई ये पेन है, ये बनकर बाजार में तैयार है, तो मुझे जाना है, खरीदना है और यूज कर लेना है। अंतिम वस्तु है ये। क्या लिखा है? अंतिम वस्तु का मतलब क्या हो गया? अंतिम वस्तु का मतलब ये हो गया, सिंपल सी बात है, कि जो बनकर उपभोग के लिए बाजार में उपलब्ध होती है, बस ग्राहक को जाना है, खरीदना है और यूज कर लेना है, उसको हम क्या कहते हैं? अंतिम वस्तु कहेंगे। अंतिम वस्तु की एक विशेषता और होगी। अच्छा, मान लीजिए कि जब ये पेन बन गया, या ये शर्ट बन गई, या आपके घर में जो घड़ी टंगी है, या जो आपके घर में टेबल है खरीदा होगा, या पलंग खरीदी होगी, या टीवी खरीदी है, जो आपके घर में दिख रहा है, जो बाजार से आप खरीद के लाए हैं, बोतल खरीद रहे हैं, क्या आप उसको फिर से बनने के लिए कंपनी में भेजते हैं क्या? मान लीजिए कि जो ब्लेजर मैं पहन रखा हूं ये बनकर तैयार है,
तो क्या मैं फिर से इसको कंपनी में बनने के लिए भेजूंगा? क्या नहीं भेजूंगा ना, ये बनकर क्या है, तैयार है। मैंने क्या लिखा है, जो बनकर तैयार है। ठीक है, तो वैसी वस्तु जिसे उत्पादन प्रक्रिया, उत्पादन प्रक्रिया, जो उत्पादन प्रक्रिया से क्या है, बाहर हो चुका हो, बाहर, या नहीं भेजूंगा ना, ये बनकर क्या है, तैयार है। मैंने क्या लिखा है, जो बनकर तैयार है। ठीक है, तो वैसी वस्तु जिसे उत्पादन प्रक्रिया, उत्पादन प्रक्रिया, जो उत्पादन प्रक्रिया से क्या है, बाहर हो चुका हो, बाहर, बाहर हो चुका हो, यानी कि जिसको फिर से फैक्ट्री में भेजने की जरूरत ना हो, जो उत्पादन प्रक्रिया से बाहर हो चुका हो, जिसे फिर से उत्पादन प्रक्रिया में फैक्ट्री में भेजने की जरूरत ना हो, उसको हम क्या कहेंगे, अंतिम वस्तु कहते हैं। क्या कहेंगे, अंतिम वस्तु कहेंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन भी आप समझते जा रहे हैं, सारी चीजें आप समझ रहे हैं। दूसरी बात आप देखें, यहां से मैंने ये जो बात आपको बता रखी है, तीसरी विशेषता क्या है। अब मान लीजिए कि किसान ने क्या किया, कपास उपजाया, और धागा मालिक या धागा कंपनी का कोई मालिक है, उसने किसान को 100 रुपए दिए और उसने धागा खरीद लिया। ठीक है, सॉरी, उसने कपास खरीद लिया, यानी कि इसका जो धागा कंपनी का जो मालिक है, मालिक की बात करेंगे, उसने क्या किया, किसान को 100 रुपए दिया, 100 रुपए दिया और उसे धागा खरीद लिया, सॉरी कपास खरीद लिया, और इस कपास से उसने 200 रुपए का धागा बना दिया। कितने का धागा बना दिया, 200 रुपए का धागा बना दिया। 100 रुपए का कपास खरीदा और 100 रुपए के कपास से उसने 200 का धागा बना दिया। यानी कि मैं कहूं, एक कपड़ा मालिक गया और इस धागा मालिक को उसने 200 रुपया दिया और धागा खरीद लिया, तो यानी कि हम कहेंगे ना, धागा कितने का बना, 200 रुपये का बना। और फिर हमने कहा कि ये जो कपड़ा की कंपनी का मालिक था, इस 200 रुपए के धागे से उसने क्या किया, 400 रुपए का कपड़ा बना दिया। 400 रुपए का कितना बनाया, कपड़ा बना दिया। और फिर इस कपड़ा से जो मालिक किसी जींस की कंपनी है, उसने 400 के धागे, 400 के कपड़े से उसने कितने का जींस बनाया, मान लीजिए कि 800 रुपए का जींस बना दिया। तो आप देख रहे हैं, यहां से उत्पादन की, माफ कीजिएगा, यहां से उत्पादन की प्रक्रिया क्या हुई है, शुरू हुई है। कपास से उत्पादन की प्रक्रिया क्या हुई है, शुरू हुई है। यानी कि किसान ने उत्पादन की प्रक्रिया कपास में शुरू की, और आप देख रहे हैं कि 100 रुपए कपास से कितने का धागा बनाया गया, तो आप देख रहे हैं 200 रुपए का। यानी कि कितनी कीमत बढ़ी, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मूल्य वर्धन कितने का हुआ, वैल्यू एडिशन कितने का हुआ, मूल्य वर्धन की हम बात करेंगे, 100 रुपए का हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि 100 रुपए से 200 रुपए का धागा बनाया गया, और 200 रुपए के धागे से कितने का कपड़ा बनाया गया, तो आप देख रहे हैं 400 का। यानी कि यहाँ पे वैल्यू एडिशन कितना हुआ, वैल्यू एडिशन की बात करेंगे। मूल्य वर्धन आप देख रहे हैं हर उत्पादन के चरण में यहाँ पे हुआ 200 का, 200 से हमने 400 को बनाया, तो 200 का वैल्यू एडिशन हो गया। और 400 से हम देखेंगे हमने कितने का जींस बनाया है, 800 का जींस बना दिया, तो यहाँ पे वैल्यू एडिशन कितने का हुआ, 400 रुपए का हुआ। कितने का हुआ, 400 रुपए का आपको दिख रहा है, 400 रुपए का हुआ। तो आप देखिए, मैंने कहा कि अगर जींस की कीमत मान लीजिए कि 800 रुपए है, तो कैसे 800 रुपए आ गया, आप देखिए, ये 100 रुपया और ये वैल्यू एडिशन हुआ 100 रुपया, 200 और 200 कितना हो गया, 400, और ये 400 कितना हो गया, 800। यानी कि जींस की कीमत कितनी आ गई, 800 रुपए आ गई। दिख रहा है ना, हाँ या ना, दिख रहा है, दिख रहा है। तो हमें समझना है कि हमें ये बात कैसे पता चलेगी, कैसे पता चलेगी कि कोई वस्तु अंतिम वस्तु है या नहीं, ये बात हमें कैसे पता चलेगी। तो इसको पहचानने का एक तरीका है, और वो तरीका ये है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, वो डेफिनेशन भी हो जाएगा। उत्पादन प्रक्रिया का वह बिंदु, या उत्पादन के चरण, स्टेज की बात कर रहे हैं, उत्पादन के चरण का वह बिंदु, स्टेज की बात करेंगे, चरण का वह बिंदु, उत्पादन के चरण का वह बिंदु, बिंदु जहां जहां मूल्यवर्धन होना, मूल्यवर्धन होना होना बंद हो जाता है, बंद हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अंतिम वस्तु कहते हैं। क्या कहेंगे हम, अंतिम वस्तु। किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत है समझने में,
यानी कि अब 800 के बाद हम फिर से हम उत्पादन प्रक्रिया में भेजेंगे तब ना उसमें कुछ वैल्यू एडिशन होगा, जैसे कि आप यहाँ पे दिख रहा है। तो एक ऐसा बिंदु आता है, एक ऐसा समय आता है जहां पे आप वैल्यू एडिशन नहीं कर सकते हैं, और उसी को क्या कहा जाता है, उसी बिंदु पर हम अंतिम वस्तु की पहचान कर लेते हैं। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो अंतिम वस्तु की हमने बात कर ली कि अंतिम वस्तुओं से आशय उन वस्तुओं से है जो बनकर उपभोग के लिए बाजार में उपलब्ध होती है, जो उत्पादन प्रक्रिया से बाहर हो चुका हो, और वह बिंदु जहां मूल्यवर्धन होना बंद हो जाता है या उत्पादन प्रक्रिया के दौरान मूल्यवर्धन होना बंद हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही कहा जाता है अंतिम वस्तु कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं। अब ये आप देखेंगे जींस जो है अंतिम वस्तु आपको दिख रही है। अब हमने देखा है मध्यवर्ती वस्तु। अब समझिए कि अंतिम वस्तु के उत्पादन में ये जितनी वस्तुएं जो आई हैं या सहायक जो वस्तुएं हैं जिनकी सहायता से अंतिम वस्तुएं उत्पादित हुई हैं, वही सहायक वस्तुएं क्या कहलाएंगे? मध्यवर्ती वस्तु। तो मध्यवर्ती वस्तु का मतलब है वैसी वस्तु जो अंतिम वस्तु के उत्पादन में सहायक होती है। अंतिम वस्तु के उत्पादन में सहायक वस्तु होती हैं। सहायक वस्तुओं को क्या कहा जाता है? ठीक है, रायसीमा कुमारी जो, तो मैं क्यों मैं आपको मैं दिख रहा हूं, मैं पागल दिख रहा हूं कि ये सब बता रहा हूं मैं? रायसीमा जी, इनका एक प्रश्न है कि सर ये सब नोट करना है, तो क्यों मैं ये बता रहा हूं? क्यों बताऊंगा? आपसे पूछा जाएगा कि अंतिम वस्तु क्या है, तो आप क्या कहेंगे? ये यही तो परिभाषा है, सारी की सारी चीजें। परिभाषा का एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट ये हो गया। ठीक है, तो हम यहां देख सकते हैं कि हमने कहा कि मध्यवर्ती वस्तु क्या है, हमने पढ़ लिया। अंतिम वस्तु क्या है, हमने पढ़ लिया ना जी। अंतिम वस्तु, हाँ या ना? पढ़ लिया। लिख लिया, पढ़ लिया ना हमने? अब हमें समझना है, मैंने आपको बात बता रखी है कि अंतिम वस्तु के कितने प्रकार होते हैं? 2। अंतिम वस्तु के प्रकार हम देखेंगे वो कितने प्रकार का होता है भैया? 2 प्रकार का मैंने आपको बताया अभी।